हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लंबर पंक्चर के बारे में और इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिस्कस करूंगा और कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज के इस टॉपिक के बारे में और इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है दोस्तों, एक तो अगर आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकॉन्स को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि ब्लर्ड आता है, तो जब भी आप वीडियो को देखें तो उसको ऑटो मोड के ऊपर सेट करें। आप क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और स्पीड मिल नहीं पाती, उस वजह से आपका वीडियो है वो धुंधला हो जाता है। तो आप जो क्वालिटी सेट करते हैं उसके बाद आप अपने सेटिंग के अंदर YouTube के अंदर वहीं पे आप लोग उसको क्या करें, ऑटो मोड के ऊपर ही देखें। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लंबर पंक्चर। देखो दोस्तों, नाम से ही आपको पता लग जाता है कि लंबर पंक्चर क्या होता है। लंबर का मतलब लंबर रीजन और पंक्चर का मतलब होता है कि उसको हम पंक्चर करते हैं उस रीजन को। ये बेसिकली ये प्रोसीजर आपका कहलाता है लंबर पंक्चर। अब आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही कुछ वर्टिब्राएं होती है और वो वर्टिब्रा उसको स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती हैं, यानी उनके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो आपने देखी होंगी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, या फिर आपने देखी होंगी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, उसके बाद लंबर वर्टिब्रा होती है, फिर सैक्रम वर्टिब्रा होती है और फिर कोकिक्स होता है। तो जो हम लंबर पंक्चर करते हैं इसका मतलब हम कहां से अंदर जाएंगे, लंबर रीजन से अंदर जाएंगे। तो बेसिकली इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो फर्स्ट हम इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लंबर पंक्चर क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, डेफिनेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इट इज ए प्रोसीजर इन विच insert a needle into the lumbar region, या मैं कह सकता हूं दोस्तों सब एरेक्नोइड स्पेस। देखो, निडल हमने कहां पे एंटर की है, या तो लंबर रीजन में एंटर की है, या आप लोग कह सकते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर एंटर की है। और ये प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, लंबर पंक्चर कहलाता है। दोस्तों, अब एक चीज यहां पे ध्यान देना आप लोग। मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, और इस ब्रेन से ही आपने देखा होगा यहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है नीचे की ओर। अब आपने देखा होगा ब्रेन की कुछ कवरिंग लेयर्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, और ये मेनिंजेस कितनी होती हैं, 3 होती हैं। मेनिंजेस आर द कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये नंबर में कितनी होती हैं, 3 होती हैं। आपने देखा होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर कवर करके रखती है। मान लीजिए मैं ब्लैक पेन से आपकी लेयर बना रहा हूं। एक साइड हम देख लेते हैं कि ये आपकी क्या है, पाया मैटर है। उसके बाद दूसरी जो लेयर है ये आपकी है एरेक्नोइड मैटर, और तीसरी जो है ये है आपकी ड्यूरा मैटर। ये 3 कवरिंग लेयर होती हैं। मान लीजिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और इस स्पाइनल कॉर्ड को दोनों साइड से, या चारों ओर से कौन कवर रखती है, इधर से भी कवर रखती है, लेकिन मैं डायग्राम में दिखाने के लिए इनको इधर किया है। इस स्पाइनल कॉर्ड को ये 3 लेयर्स कवर करके रखती हैं। ये वाली हो गई आपकी अंदर वाली पाया मैटर, दैट इज पाया मैटर। ये वाली हो गई आपकी एरेक्नोइड मैटर, और ये हो गई आपकी ड्यूरा मैटर। अब आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है स्पाइनल कॉर्ड की, तो आप लोग बताएंगे
आउटर में कौन होती है, ड्यूरा मैटर। मिडिल लेयर कौन सी होती है, अरेक्नोइड मैटर। अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, दैट इज पाया मैटर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कि आपने देखा होगा सब अरेक्नोइड स्पेस। ये सब अरेक्नोइड स्पेस कहाँ होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करते हैं और फिर CSF वगैरह हम वहां से कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग, जो ये आपकी ड्यूरा मैटर है, यहाँ पे आपका मान लीजिए बाहर की ओर पेरिओस्टियम होगा या स्कल वो होगा। तो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को बोला जाता है एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल स्पेस मैं यहां पे लिख देता हूं, एक होता है एपीड्यूरल स्पेस, एक होता है सबड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, एक होता है सब अरेक्नोइड स्पेस। अब दोस्तों देखना, एपी का मतलब होता है ऊपर, यानी ये आपकी ड्यूरा मैटर है, तो एपीड्यूरल का मतलब ड्यूरा मैटर के ऊपर की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। अच्छा, इस ड्यूरा मैटर के नीचे की ओर ये वाला जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। उसके बाद ये अरेक्नोइड मैटर है और अरेक्नोइड से नीचे वाला है, इसको हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, सबड्यूरल स्पेस। मैं यहाँ पे इनकी नंबरिंग दे देता हूं, जैसे आपका फर्स्ट एपीड्यूरल है, सेकंड सबड्यूरल है और थर्ड आपका क्या है, सब अरेक्नोइड स्पेस। तो एपीड्यूरल स्पेस तो आपका ये हो गया, उसके बाद सबड्यूरल आपका ये हो गया, सब अरेक्नोइड आपका ये हो गया। ये 3 स्पेस आपके होते हैं। अब हम लंबर रीजन से हम लोग क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करेंगे और निडल इंसर्ट करने के बाद उसको कहां तक लेके जाते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस तक। कहां तक लेके जाते हैं, यहां पे। और यहां क्या भरा होता है, CSF। इसमें क्या भरा होता है, CSF। ये आपकी निडल है, इस निडल को हम कहां तक लेके जाते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस से। और फिर यहां से हम क्या कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, CSF वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि सब अरेक्नोइड स्पेस में ही क्या बहता रहता है, CSF, जिसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि मोस्टली इसके पर्पज क्या क्या है, जो हम लंबर पंक्चर कर रहे हैं क्यों करते हैं, किन किन पर्पज से हम इसको हॉस्पिटल्स के अंदर यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, सेकंड पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, पर्पज। ओके फाइन। पर्पज की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्पज है आपका, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, कलेक्ट द CSF, टू कलेक्ट द CSF। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अगर आपको लेना है, उसको कोई जांच करनी है, आपको उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको CSF लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंबर पंक्चर करना पड़ेगा। दूसरा आपका पर्पज है टू चेक द प्रेशर ऑफ CSF। इस CSF का अगर आपको प्रेशर चेक करना हो तब भी आप क्या करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे। और जब CSF बाहर निकलेगा तो हम उसका प्रेशर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मैनोमीटर बोला जाता है, तो उसके द्वारा हम इसका मेजरमेंट करते हैं कि CSF का प्रेशर कितना है। तीसरी अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो बिफोर द सर्जरी फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया देना है तो सर्जरी से पहले, और मेनली स्पाइनल एनेस्थेसिया है वो लोअर बॉडी के लिए, लोअर बॉडी की अगर कोई सर्जरी है, उस लोअर बॉडी की सर्जरी के लिए अगर आपको लोअर पार्ट को डिसेंसिटाइज करना है या उसके सेंसेशन कम करने हैं, उसको एनेस्थेसिया प्रोवाइड करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्पाइनल ब्लॉक या स्पाइनल एनेस्थेसिया यूज करते हैं।
इसलिए हम लंबर पंक्चर के अंदर ही लगाते हैं स्पाइनल। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको कोई मेडिसिन देना है, कुछ मेडिकेशन होते हैं जो भी हम कहाँ पे डालते हैं, स्पाइनल के अंदर, तो उन मेडिकेशन को देने का भी आपका पर्पज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। देखो मेडिकेशन जैसे आप लोग IV IM रूट के द्वारा देते हैं, ऐसे ही मेडिकेशन देने का एक रूट स्पाइनल भी होता है, स्पाइनल रूट के द्वारा भी आप मेडिकेशन देते हैं, और तब भी आप लंबर रीजन के अंदर ही निडल को इंसर्ट करते हैं। ये आपके 4 पर्पज थे दोस्तों, जो आपसे मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि CSF का प्रेशर के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, CSF को कलेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है, इन सब बातों के बारे में आपसे पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पर्पज के बाद। यहाँ पे एक वर्ड आया है CSF, तो जब CSF आया तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ कि CSF क्या होता है दोस्तों। फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि साइट कहाँ से करते हैं लंबर पंक्चर की। लेकिन ये CSF आया है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पे CSF क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम CSF बोलते हैं। और मेनली ये फ्लूइड है, ये आपके ब्रेन और आपके सब एरेक्नोइड स्पेस है वहां पे ये बहता रहता है, और आपके ब्रेन का जो प्रेशर है, क्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो CSF के बारे में आप समझ गए होंगे। पहला है CSF, कहां से बनता है, आपसे पूछा जाता है कि CSF बनता कहां से, तो आप लोग बताएं कि CSF है वो प्रोड्यूस बाय कोरोइड फ्लेक्सेस। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कोरोइड फ्लेक्सेस के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि CSF का प्रोडक्शन कौन करता है, तो आप कहेंगे ब्रेन के अंदर कोरोइड फ्लेक्सेस होते हैं, वो कोरोइड फ्लेक्सेस क्या करते हैं, CSF का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद ये CSF है, ये वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ब्रेन की वेंट्रिकल्स में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर थर्ड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स में आ जाता है, और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर ये सब एरेक्नोइड स्पेस में आ जाता है। और सब एरेक्नोइड स्पेस के बाद सब एरेक्नोइड स्पेस में माइक्रोविलाई होती है, छोटे छोटे फाइब्रस जैसी स्ट्रक्चर होती है, तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है जिनको हम विलाई बोलते हैं। उन विलाइज के द्वारा इस CSF का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करके उसको वेनस ब्लड फ्लो के अंदर डाल दिया जाता है, और फिर ये वापस आपके वेन वाले फ्लो में चला जाता है। इस तरह से CSF का ये सर्कुलेशन आपके बॉडी में चलता रहता है। अब बात आती है कि CSF का काम क्या है, तो इम्पोर्टेंट काम इसके बहुत से काम होते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उनको ग्लूकोज देता है, उनको और इसेंशियल जो भी चीजें हैं उनकी जरूरत होती है, प्रोटीन है या फिर अदर सब्सटेंस है, वो प्रोवाइड करता है CSF। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी के द्वारा जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनको भी ये वॉश आउट करता है वहां से। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट काम होता है कि क्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है आपकी, जिसको आप बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने में भी CSF क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो ये CSF मैंने बता दिया प्रोड्यूस कहां से होता है। अब हम अगर बात करें एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, तो आप कहेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस बाय द माइक्रोविलाई के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमाउंट कितनी होती है इसकी। CSF की अमाउंट अगर आपसे पूछी जाए तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कितना सीक्रेट होता है। अगर पर मिनट के हिसाब से पूछे तो आप लोग बताना 0.5 ml पर मिनट के हिसाब से सीक्रेट होता है CSF। अगर पूरे दिन में पूछा जाए तो आप कहें 720 ml पर डे CSF का प्रोडक्शन होता है। और अगर कांस्टेंट अमाउंट पूछी जाए तो आप लोग बताएं 120 ml CSF एवरी टाइम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। कितना, 120 ml, दैट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ CSF।
ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पर मिनट कितना सीक्रेट होता है, पर डे कितना सीक्रेट होता है, और इसकी कांस्टेंट लेवल कितनी होती है CSF की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं CSF प्रेशर की। अगर CSF प्रेशर की बात करें तो इसका जो प्रेशर है कांस्टेंट रहता है। जो कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट लेवल के अंदर CSF का प्रेशर है वो है आपका 10 mm ऑफ H2O। 10 mm ऑफ H2O कांस्टेंट प्रेशर है। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, सिटिंग पोजीशन करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, अप्रोक्स 30 mm ऑफ H2O के पास हो जाएगा। तो पोजीशन चेंज करेंगे, इस कंडीशन में भी CSF का प्रेशर है फ्लैक्चुएट रहता है। लेकिन कांस्टेंट की अगर बात करें हम सुपाइन पोजीशन के अंदर, तो कांस्टेंट प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए तो आप 10 mm ऑफ H2O बता के चले। अच्छा, ये हो गए हमारे अमाउंट के बारे में CSF। उसके बाद आपसे यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बार बार। CSF के कंटेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि CSF में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा CSF के अंदर ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल भी होता है इसमें, H2O वगैरह। उसके बाद इसके अंदर कुछ WBC भी होती है। तो बेसिकली ये पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं CSF के। अब आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे पूछे जाते हैं बहुत से क्वेश्चन कि प्रोटीन का लेवल कब अफेक्ट हो जाता है, या फिर CSF के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो गया, ये किस बात को इंडिकेट करता है। CSF के अंदर क्लोराइड का लेवल कम हो गया, जब आप जांच किया आपने रिजल्ट देखा, ये किस बात को इंडिकेट करता है। या फिर आपसे पूछा जाता है प्रोटीन, एक पेशेंट है जिसमें CSF एग्जामिनेशन किया गया और प्रोटीन का लेवल बढ़ गया, बताओ ये किस बात को इंडिकेट करता है। तो ऐसे करके आपसे बहुत क्वेश्चन हो गए यहाँ पे जो पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेता हूँ नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होती है CSF की। ओके, तो नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं हम CSF की। ओके, देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल फाइंडिंग देखें हम, नॉर्मल फाइंडिंग, अभी हम CSF पे ही नॉर्मल फाइंडिंग की बात करें तो CSF के अंदर एक तो कलर की बात कर लेते हैं हम। इसका कलर है वो कैसा होता है, क्लियर क्रिस्टल, क्लियर क्रिस्टल लाइक का कलर होता है CSF का। उसके बाद अगर ट्रिबिड कलर है, ट्रिबिड का मतलब होता है धुंधला है, ट्रिबिड, ट्रिबिड कलर, तो ये इंडिकेट करता है आपके इन्फेक्शन को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पेशेंट है जिसके अंदर CSF एग्जामिनेशन किया गया और CSF का कलर कैसा है, ट्रिबिड है, तो ये किस बात को इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन कंडीशन है, इसलिए उसका CSF का कलर कैसा हो गया, ट्रिबिड कलर हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल फाइंडिंग्स के अंदर कि CSF के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और उनकी नॉर्मल अमाउंट क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। और एबनॉर्मल होती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है या किस बात को इंडिकेट करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने देखा CSF के अंदर ग्लूकोज होता है, उसके बाद इसके अंदर प्रोटीन होता है, तीसरा इसके अंदर क्लोराइड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो ग्लूकोज की अमाउंट आपकी होती है 40 से 60 mg पर DL, और DL का मतलब होता है 100 ml, 10 डेसीलीटर। प्रोटीन की अगर बात करें तो ये होती है आपकी 30 से लेके 50 mg पर DL। क्लोराइड की अगर बात करें तो 720 से लेके 750 mg पर DL, ये इनका नॉर्मल रीडिंग होता है। अब डायरेक्ट 3 क्वेश्चन तो यही पूछ लिए जाते हैं कि CSF में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, प्रोटीन का लेवल कितना होता है और क्लोराइड का लेवल कितना होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगली कंडीशन दे दी जाती है आपको कि एक पेशेंट है जिसके अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल घट जाता है,
डिक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कब होता है? तो आप लोग बताएं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। क्योंकि देखो, अगर बैक्टीरिया आपके सीएसएफ में पहुंच गया तो वो जाके ग्लूकोज को खाने लग जाता है और ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी ग्लूकोज जहां पे होता है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरियल ग्रोथ भी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया उसको अपने भोजन के लिए काम में लेने लग जाता है। इसलिए यहाँ पे भी बैक्टीरिया आ जाएगा और उसको भोजन कहाँ से मिल जाएगा? इस ग्लूकोज से। इसलिए जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल बेटा क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। आप बात कर सकते हैं टीबी का इन्फेक्शन हो गया, या आप बात कर सकते हैं मेनिंजाइटिस हो गया, इन दोनों के अंदर ही ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का लेवल जब इंक्रीज देखने को मिले, प्रोटीन का लेवल जब आपको इंक्रीज देखने को मिले, तो आप लोग बताना कि ये किस बात को इंडिकेट करता है? ब्रेन डीजनरेटिव, ब्रेन डीजनरेटिव डिजीज, इसको इंडिकेट करता है। अब इसके नाम से आप लोग समझना, ब्रेन डीजनरेटिव, ब्रेन का मतलब होता है ब्रेन के सेल और टिश्यू, डीजनरेशन का मतलब होता है उनका नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया या उनकी डेथ होने लग गई, और ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन डीजनरेटिव डिजीज। इसके अंदर आपने दो डिजीज देखी होंगी, एक पार्किंसन डिजीज होती है और एक होती है आपकी एल्जाइमर्स डिजीज, जिसको हम डिमेंशिया भी बोलते हैं। एल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है, एल्जाइमर डिजीज, जो आपसे बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों ही कैसी डिजीज है? डीजनरेटिव डिजीज है, यानी इनके अंदर न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है। इनकी बात करेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, लेकिन आप यहां से बस इतना याद रखें कि डीजनरेटिव डिजीज के अंदर प्रोटीन, सीएसएफ के अंदर प्रोटीन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्लोराइड। क्लोराइड का लेवल अगर डिक्रीज देखने को मिले, अगर क्लोराइड का लेवल डिक्रीज देखने को मिले, तो ये आपके इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, इंडिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों, सीएसएफ से रिलेटेड मैंने नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात कर ली, कितनी नॉर्मल होती हैं, और जब एबनॉर्मल होती हैं तो किस बात को इंडिकेट कर ली है। इस तरह से मैंने सीएसएफ के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपसे आए थे, मोस्ट ऑफ मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएसएफ सैंपल की, कि जब भी आप लोग सीएसएफ सैंपल, जब भी आप सीएसएफ का सैंपल लेंगे तो आप लोग कितना कलेक्ट करेंगे सैंपल? आपका सैंपल कितना होगा? 2 ml, 4 ml, 5 ml, 10 ml, कितना आप लोग लेंगे सीएसएफ का सैंपल जब आप लंबर पंक्चर करेंगे? तो इसकी अमाउंट भी पूछ ली जाती है दोस्तों। तो सैंपल अमाउंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताना, अप्रोक्सीमेट 6 से लेके 10 ml लेते हैं, और जब भी हम सीएसएफ का सैंपल लेते हैं तो टेक इन 3 वायल्स, टेक इन 3 कंटेनर, 3 कंटेनर के अंदर, 3 बोतल के अंदर इसको कलेक्ट करते हैं। और कितना होता है? 3 ml इन ईच बोतल। एक बोतल के अंदर हम कितना लेंगे? 3 ml लेंगे। तो कैसे भी आपसे पूछा जाए, 6 से 10 ml लेते हैं, प्रत्येक बोतल में 3 ml होता है। देखो, ये 3 बोतल है, मान लीजिए ये 3 बोतल है जिनके अंदर हम लोग क्या कलेक्ट कर रहे हैं? सीएसएफ कलेक्ट कर रहे हैं। ये 3 बोतल किसके लिए होती है? पहली जो बोतल है इसके द्वारा हम करते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। दूसरी बोतल जो होती है इसको हम कल्चर के लिए भेज देते हैं, और तीसरी बोतल है इसका हम करते हैं सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इस बोतल से सीएसएफ में क्या करते हैं? सीरोलॉजिकल स्टडीज के लिए भेज देते हैं। तो क्लियर है, तीनों बोतल हम इस तरह से यूज करते हैं। अब बात आती है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। सीएसएफ को कितने टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करके रखते हैं? जब हमने सीएसएफ को कलेक्ट कर लिया तो हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं,
रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर आपको पता है 22 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस होता है। इमीडिएट आप 1 से 2 घंटे के अंदर आप लोग सेंड दी सैंपल। ये आप लोग पॉइंट जरूर याद करके चलें। ये सारे पॉइंट आपसे पूछे गए हैं एग्जाम पे कि एक पेशेंट है जिसका CSF लिया गया है, उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोरेज करेंगे और कितने समय बाद उसको लैब में भेजेंगे। तो आपको जस्ट बाद 22 से 24 डिग्री रूम टेम्परेचर पे रखना है और 1 से 2 घंटे में उसको आपको सैंपल को भेज देना है। अगर ये सैंपल डिले होता है, अगर आप लोग कहें इफ डिले, भेजने में अगर डिले होता है तो आप लोग कहें कि इसको 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं 12 से लेके 24 घंटे के लिए। ओके फाइन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है सीरोलॉजिकल स्टडीज के लिए, सीरोलॉजिकल स्टडीज के लिए अगर सीरोलॉजिकल स्टडीज की बात करें तो ऐसे में टेम्परेचर को -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। कितने पे स्टोर किया जाता है? -20 डिग्री। वेरी गुड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसका सीरोलॉजिकल CSF एग्जामिनेशन करना है, CSF का कितने स्टोर टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे? तो -20 डिग्री पे करेंगे। आपने देखा होगा सिफिलिस एक डिजीज होती है, जब सिफिलिस की डिजीज बैक्टीरियल उसका ब्लड का जो उसका सैंपल है जब नेगेटिव शो करता है तो कई बार CSF का सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, उसमें CSF को इतने टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं। तो ये थे सैंपल से रिलेटेड बातें, CSF से रिलेटेड बातें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम वापस अपने टॉपिक के पॉइंट के ऊपर आते हैं कि लंबर पंक्चर के अंदर हमने CSF को कलेक्ट किया था मेनली, और उस CSF की हमने जांच वगैरह करवाने के लिए भेजा था, डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम भेजते हैं। तो डायग्नोसिस करना है किसी डिजीज का, अगर आप चाहते हैं तो भी आप CSF को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट हो गए थे, पर्पज हो गया था। तीसरी बात हम करते हैं साइट से रिलेटेड। देखो बच्चों, साइट क्या होती है CSF लेने की? अगर मैं साइट की बात करूं तो बेटा यहाँ पे L3 एंड L3 और L4 मोस्ट कॉमन साइट होती है, एडल्ट के अंदर हम यूज करते हैं। अगर L4 एंड L5 की बात करूं तो हम चिल्ड्रंस के अंदर और इन्फेंट के अंदर यूज करते हैं L4 एंड L5। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, देखो मैं 3 क्वेश्चन आपसे बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ LP इन एडल्ट। दूसरा मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, which of following is most common site of LP in children। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ LP, या मैं कह सकता हूं टेकिंग CSF, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ LP और टेकिंग CSF। ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। अगर मोस्ट कॉमन साइट अगर आपसे पूछी जाए तो मोस्ट कॉमन साइट एडल्ट की बात की है दोस्तों। यहाँ पे अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर हमेशा आप लोग माने L3 एंड L4। तो मोस्ट कॉमन साइट एडल्ट के अंदर कौन सी मानी जाती है? L3 एंड L4। अगर मोस्ट कॉमन साइट आपसे चिल्ड्रन में पूछी जाए तो चिल्ड्रन में आप लोग बताएं मोस्ट कॉमन साइट क्या है? L4 एंड L5। अगर आपको दोस्तों कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया
आपसे बस ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग CSF सैंपल। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें L4 एंड L5 को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हो सकता है पेशेंट बच्चा हो सकता है पेशेंट एडल्ट हो, आपको मेंशन नहीं किया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, हम यहाँ पे थे मोस्ट कॉमन साइट्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे। ये 3 क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि इन्हीं को हमने मोस्ट कॉमन साइट क्यों माना जाता है। तो आपने देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखना, जो स्पाइनल कॉर्ड है ये अगर हम एडल्ट की बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड L2 वर्टिब्रा तक फैला रहता है। इसकी एक्सटेंड कहां तक होती है? L2 वर्टिब्रा तक। लेकिन जब चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी कहां तक होती है? L3 वर्टिब्रा तक होती है। तो आपको पता है अगर हमने L2 पे ले लिया या L3 पे ले लिया तो पेशेंट का क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया तो आपने सीधा सीधा पेशेंट का पैरालाइसिस कोज कर दिया। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां तक स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे नीचे हम निडिल एंटर करते हैं और CSF का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो जब एडल्ट में L2 लेवल तक है तो हम L3 L4 में लेंगे, जब बच्चों में L3 तक है तो हम L4 L5 लेंगे। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे पोजीशन के बारे में, कि कौन सी पोजीशंस यूज की जाती है आपके CSF के या लंबर पंक्चर LP के दौरान, कौन सी पोजीशन की बात की जाती है। दोस्तों थोड़ा सा मैं फास्ट आपसे डिस्कस करूंगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर पोजीशन की मैं बात करूं, पोजीशन देखते हैं CSF या LP के अंदर, पोजीशन LP लंबर पंक्चर के अंदर, तो आप लोग कहें C शेप पोजीशन देते हैं। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा? C शेप, C शेप, C शेप पोजीशन देते हैं। ये कौन सी पोजीशन होती है? देखो, पेशेंट को हम बेड के ऊपर लिटा देते हैं, या फिर आप लोग एक टेबल पे भी बैठा सकते हैं और पेशेंट को नीचे की ओर, इस तरह से पेशेंट को नीचे की ओर बैंड कर देते हैं। और जब ये बैंड करते हैं, जब आप ऐसे बैंड करते हैं तो आपने देखा होगा ये जो वर्टिब्राएं हैं जो आपने अभी पढ़ी थी L2 L3 L4 L5, इन वर्टिब्रा के अंदर देखो ये जो गैप है, इंटरवर्टिब्रल जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब हम पेशेंट को ऐसे C शेप कर देंगे तो दोनों डिस्क के बीच में, दोनों वर्टिब्रा के बीच में स्पेस क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, इंटरवर्टिब्रल स्पेस जिसको बोला जाता है। और आपकी निडिल एंटर करेंगे तो वो आसानी से निडिल एंटर हो जाएगी। ओके, यही रीजन है जिसको हम बोलते हैं C शेप। अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो इसी पोजीशन को दूसरे नाम से हम बोल देते हैं फीटल एटीट्यूड पोजीशन, फीटल एटीट्यूड पोजीशन। क्योंकि इस पोजीशन में देखो, जैसे बच्चा फीटस जिस तरह से जेस्टेशनल पीरियड में रहता है, सेम उसी तरह से आपको शेप देनी है। फीटल भी कैसी शेप में रहता है? C शेप पोजीशन में। तो हम इसको बोल देते हैं फीटल एटीट्यूड पोजीशन। या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे राइट और लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद knee and head flexed on abdomen। वेरी गुड। ये एग्जाम में आपसे कई बार ऑप्शन दिया है। जैसा पेशेंट है, सपोज करो कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, बैठ नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को बेड के कॉर्नर के ऊपर ले आते हैं और कॉर्नर पे लाके उसको राइट या लेफ्ट लेटरल देते हैं। जैसा डॉक्टर के हिसाब से वो कौन से हैंड से प्रोसीजर करता है उस हिसाब से, या कौन सा साइड उसको कंफर्टेबल फील होता है उस हिसाब से हम पेशेंट को कॉर्नर पे ले आते हैं। यहाँ पे लाने के बाद राइट या लेटरल पोजीशन देते हैं या लेफ्ट लेटरल। उसके बाद जो हेड है उसको एब्डोमेन की ओर फ्लेक्स कर देते हैं, मोड़ देते हैं, और नीज है, घुटने हैं, उनको ऊपर की ओर एब्डोमेन की ओर मोड़ देते हैं। तो कैसी बेसिकली कैसा देखने में मिलेगा? C शेप पोजीशन देखने को मिलेगा। और ये हम क्यों करते हैं अगर आपसे पूछा जाए
तो हम इंटरवर्टिब्रल स्पेस को बढ़ा रहे हैं ताकि पेशेंट को आसानी से निडल एंटर हो जाए। ये थी आपकी पोजीशन के बारे में जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बात हम करते हैं दोस्तों निडल साइज की। निडल का साइज क्या होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है। आप स्पाइनल निडल जो यूज करते हैं उसका साइज कितना होता है, तो आप लोग बताएं। 25 गोज की निडल है वो एडल्ट के लिए यूज करते हैं हम, और 22 गोज की जो निडल है वो इन्फेंट या चिल्ड्रंस के लिए हम यूज करते हैं। तो ये गोज आप लोग याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल्स आपको नीडेड है एलपी देने के लिए, तो आप लोग देखें। सबसे पहले तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आपके पास स्पाइनल निडल या लंबर पंक्चर निडल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में आपका फर्स्ट हो गया एलपी निडल, निडल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सिरिंज होनी चाहिए, 5 ml सिरिंज विद निडल। निडल की सहायता से आप लोग, क्योंकि उसको एनेस्थेसिया भी देंगे आप, लोकल एनेस्थेसिया देंगे, तो उसके लिए 5 ml की सिरिंज होनी चाहिए। उसके बाद आपके 2% लॉक्स होना चाहिए आपके पास एनेस्थेसिया देने के लिए, लोकल देने के लिए। उसके बाद आपके पास स्ट्राइल ग्लाउज होने चाहिए, स्ट्राइल ग्लाउज। सैंपल बोतल होनी चाहिए स्ट्राइल, छोटे कंटेनर होने चाहिए आपके पास 3 से 4। उसके बाद नेक्स्ट है मैनोमीटर होना चाहिए, जिससे आप CSF का प्रेशर नोट कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया गया है, CSF प्रेशर को नोट करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मैनोमीटर, आपसे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स और क्या चाहिए आपको, एडेसिव टेप चाहिए पंक्चर साइट को कंप्रेस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसमें आप लोग पोविडीन आयोडीन भी यूज करते हैं 7.5, या फिर आप डिटोल सैवलोन यूज कर लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा 70% अल्कोहल यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टरी फोर्सेप होनी चाहिए आपके पास, गोज पीस होने चाहिए। ये सब आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए। इनका मैंने काम बता दिया कि क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर। और प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे हर प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, कौन कौन से हम पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बस ओनली वर्बली आपसे डिस्कस कर रहा हूं प्रोसीजर करने के लिए। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमें प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होगा पेशेंट को। और प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे या तो हम पेशेंट को करेंगे अगर कॉन्शियस है, या फिर पेशेंट के अटेंडेंट को करेंगे। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई एंजाइटी वगैरह डेवलप ना हो। दूसरी बात है, पेशेंट से हम कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेने का काम भी डॉक्टर का होता है, मैं बार बार आपसे बोल के चल रहा हूँ, कंसेंट लिया जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो बात आती है कि अब हम पेशेंट को क्या करेंगे, पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। और पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, सी शेप पोजीशन या जो भी मैंने बताई है ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अब पोजीशन आपने प्रोवाइड कर ली, इसके बाद हम पेशेंट को साइट को प्रिपेयर करेंगे। हम असेस करेंगे कहाँ पे पेशेंट को निडल एंटर करना है, एलपी निडल एंटर करना है, उस साइट को हम क्लीन करेंगे। तो वो सब चीजें हम प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम एक निडल लेंगे और निडल लेके असेप्टिक टेक्निक की सहायता से उस निडल को हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, लंबर वर्टिब्रा के माध्यम से, और उसको अरेक्नोइड स्पेस तक, सब अरेक्नोइड स्पेस तक हम लेके जाएंगे और फिर वहां से हम CSF को कलेक्ट करेंगे। दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही हम निडल को निकालते हैं
तो कई बार थोड़ी बहुत इंजरी होने से कुछ ब्लड बाहर आ जाता है, सीएसएफ के साथ थोड़ा टाइप ब्लड देखने को मिल जाता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए देखने को मिलेगा। उसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने उसका इंसिलरेटर बाहर निकाला निडिल का, हम एक जो मैनोमीटर है जिससे हम प्रेशर नोट करते हैं, उस मैनोमीटर को हम अटैच कर देते हैं और उसमें हम देखते हैं सीएसएफ कहाँ तक एक्सटेंड जाता है, उसका प्रेशर कहाँ तक चढ़ता है, उस पर रीडिंग होती है, उस रीडिंग को नोट कर लेते हैं, वो आपका सीएसएफ प्रेशर कहलाता है। ओके फाइन। जब हमने ये सब कर लिया उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट बोतल हमने लिए हैं उन बोतल्स के अंदर हमने क्या कर लिया, सैंपल को कलेक्ट कर लिया। अब सैंपल को कलेक्ट कर लिया यानी सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट है अब हम क्या करेंगे, निडिल को वापस बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद जो पंक्चर साइट है उसके ऊपर हम क्या कंप्रेस कर देंगे, उसके ऊपर हम कोई इजी फिक्स वगैरह लगा देंगे या फिर उसको बैंडेज वगैरह उसके चिपका देंगे ताकि उससे सीएसएफ लीकेज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर होने के बाद अब हम पेशेंट को एडवाइस देंगे। तो ये थे हमारे प्रोसीजर के कुछ स्टेप जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, यानी प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया है। प्रोसीजर, अब दोस्तों प्रोसीजर के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब सैंपल को क्या करना है, स्टोरेज करना है, वो सब बातें मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर ली है कि कितने टेम्परेचर पे स्टोरेज करेंगे, कितने समय बाद उसको भेज देंगे, क्या क्या बातें हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, उन बातों का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात आपसे आती है नर्सिंग केयर, जो आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नर्सिंग केयर, अगर नर्सिंग केयर की बात करें तो नर्सिंग केयर में आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हम पेशेंट को एलपी करते हैं या सीएसएफ लेते हैं तो आफ्टर द एलपी advise the patient to take supine position without pillow for 4 to 6 hours। हम पेशेंट को ये बताएंगे कि एलपी होने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा नर्सिंग केयर बनता है कि पेशेंट को हम क्या कहें कि वो सुपाइन पोजीशन में लेटा रहे। कितने घंटे के लिए? 4 to 6 आवर्स के लिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो आप लोग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक पेशेंट है जिसका एलपी हुआ है और एलपी होने के बाद नर्स उसको एडवाइस कर रही है कि आप सुपाइन पोजीशन में 4 से 6 घंटे तक मेंटेन रखिए। व्हाट इज द रीजन? यह आपसे पूछा जाता है आफ्टर द लंबर पंक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन एडवाइस फॉर द नर्स, पोजीशन एडवाइस बाय द नर्स टू पेशेंट, कौन सी पोजीशन एडवाइस की जाएगी? तो आप कहेंगे सुपाइन पोजीशन विदाउट पिलो। अब बात आती है ऐसा क्यों करते हैं हम, तो आप कह सकते हैं प्रिवेंट लीकेज ऑफ सीएसएफ, और हम कह सकते हैं प्रिवेंट पोस्ट एलपी हेडेक। वेरी गुड, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा, आप लोग ध्यान रखें बेटा, पेशेंट को हेडेक होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपने अगर पेशेंट को क्या कर दिया, सुपाइन पोजीशन मेंटेन नहीं किया और वो बैंड वगैरह हुआ, अगर वहां से सीएसएफ लीक हुआ तो आप लोग पेशेंट को क्या कर देंगे, हेडेक होने लग जाएगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि सर दर्द वगैरह ना हो, इसलिए आप सुपाइन पोजीशन ही मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट बात मैं आपसे करता हूं कि देखो, जब सीएसएफ लीकेज हो जाता है तो आपने देखा होगा, अगली चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर हम किसी पेशेंट से सीएसएफ लेते हैं तो सीएसएफ लेंगे तो वहां पे सीएसएफ का प्रेशर कम हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगी, तो उसको मेंटेन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस दौरान क्या होता है, मैंने सीएसएफ का एक फंक्शन बताया था कि सीएसएफ आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी क्रेनियम के अंदर जो प्रेशर लगता है उसको मेंटेन करवाता है। जब सीएसएफ ही बाहर आ गया, इतनी अमाउंट बाहर आ गई, तो पेशेंट का क्रेनियल प्रेशर भी है वो चेंज हो जाता है। और आईसीपी की अगर हम बात करें इंट्राक्रेनियल प्रेशर की,
तो ये आपका होता है 5 से लेके 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल। तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर आपका चेंज हो गया तो कई बार क्या होता है, अगर ज्यादा CSF टेपिंग वगैरह कर लिया जाए और पेशेंट को क्या हो जाए, क्रेनियम प्रेशर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस दौरान जो क्रेनियम के ऑर्गन है वो हर्निएशन हो जाते हैं, बाहर की ओर डिसेंड हो जाते हैं, और ऐसे होने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब बात आती है कि जब भी LP हो जाए, तो LP हो जाने के बाद अगर आपसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या होगा, आप पेशेंट को क्या प्रोवाइड करें, पैलेंटी ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड करें अगर पेशेंट ले सकता है। अगर पेशेंट ओरली नहीं ले सकता है तो उस पेशेंट का IV फ्लूइड स्टार्ट कर दें, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार के इंट्राक्रेनियल प्रेशर में चेंजेस ना हो, और पेशेंट को हम किससे बचा लें, शॉक से बचा लें, प्रिवेंट फ्रॉम द शॉक। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट में मेरा पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे, दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है सीधा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, बेस्ट मैनेजमेंट बाय नर्स आफ्टर LP, या मैं कह सकता हूं CSF टेपिंग। बेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रोवाइड पैलेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पैलेंटी ऑफ फ्लूइड्स प्रोवाइड करें, या आप लोग कह सकते हैं अगर ये नहीं ले सकता तो आप लोग कह सकते हैं प्रोवाइड IV फ्लूइड्स। ऐसा हम क्यों करते हैं, प्रिवेंट शॉक, प्रिवेंट शॉक कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नर्सिंग केयर से रिलेटेड बातें हो गई, CSF की फाइंडिंग वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर आपको CSF में कई बार RBC देखने को मिले या रेड कलर देखने को मिले तो ये इंडिकेट करता है हेमरेज को। किसको इंडिकेट करता है ये, हेमरेज को, क्योंकि CSF के अंदर कोई RBC वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे कॉम्प्लिकेशन की बात करूं कि LP के द्वारा कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन आप लोग ध्यान में रखें। पेशेंट को पेन हो सकता है, CSF लीकेज हो सकता है, उसके बाद पेशेंट को ब्रेन ऑर्गन्स हर्निएशन हो सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अफेक्ट हो सकता है पेशेंट का, इन सब बातों के बारे में, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है इसके। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर आपसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा जाए तो आप लोग बता दें जब भी किसी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई होगा, ज्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी कॉन्ट्रा जब पेशेंट का ICP लो होगा तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को क्या किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी अगर एबनॉर्मल हो, बहुत कम हो, तो ऐसी कंडीशन में हम CSF को नहीं लेते हैं। तो थैंक यू so much for watching the video. If you like the video, then share and subscribe. Okay, fine.